आज बस मैं आपको एक मतलब ब्रीफ बताऊंगा इग्नियस के बारे में कि मतलब आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, मतलब जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन सी चीजें जैसे कि मतलब हर साल एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चंस हर साल आते रहते हैं, मतलब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो या फिर वो जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो हर साल आते रहते हैं। तो वो चीज बताऊंगा और बाकी जो चीज है वो सब भी पढ़ना ही है। तो ऐसा ही है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग विद द सिलेबस, ये है आपका सिलेबस इग्नियस पेट्रोलॉजी का सेक्शन सी में आता है, जो पेपर 2 का। तो मैं ये पीपीटी शेयर करूंगा। आज मेरे पास आईपैड नहीं है, जो सॉरी वो पैड नहीं है, तो मैं आज पीपीटी से आपको बताऊंगा ये स्लाइड से ही। तो थोड़ा एडजस्ट करना कर लीजिएगा। तो स्टार्टिंग विद इग्नियस पेट्रोलॉजी, जो इसमें जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैं जो हाईलाइट किया हूँ, ये आईयूजीएस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक रॉक। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आता रहता है। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो या तो 5 मार्क में आता है या फिर 10 मार्क्स वाला आता है क्वेश्चन। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है ये जो इग्नियस टेक्सचर वगैरह, इग्नियस टेक्सचर, ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका मैग्मेटिक इवोल्यूशन, डिफरेंशिएशन, एसिमिलेशन, मिक्सिंग एंड मिंगलिंग, इसका क्वेश्चन आता है। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था इसमें से, और हर साल ऑलमोस्ट आ ही जाता है। 5 मार्क्स में आ सकता है या फिर 10 मार्क्स में आता है। आप तो ये सब हम फर्दर थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये जो मेंटल का मेल्टिंग होता है, जो बैच फ्रैक्शनल एंड डायनामिक मेल्टिंग होता है, ये भी आ जाता है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी आ जाता है। और ये जो फ्रैक्शनल मेल्टिंग, बैच मेल्टिंग का जो न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जो रेले फ्रैक्शनेशन या फिर आपका रेले फ्रैक्शनेशन हो गया, फिर रेले क्रिस्टलाइजेशन, जो फॉर्मूला जो होता है उससे को क्वेश्चन आता है। पिछले सारे क्वेश्चन आया था इससे। और उसके बाद आपका ये बाइनरी जो अल्बाइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो रेड में मार्क किया हूँ, बाइनरी और टर्नरी सिस्टम डायग्राम्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आता है। उसके बाद आपका फेज डायग्राम तो खत्म हो गया। उसके बाद ये पेट्रोजेनेसिस से क्वेश्चन आता है। ग्रानाइट के बारे में आता है, ओफियोलाइट के बारे में आता है। ग्रानाइट, ओफियोलाइट, इसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद कोमाटाइट्स के बारे में आता है क्वेश्चन। ये या तो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन में दो तीन कंबाइन आ सकते हैं, या आपको ओफियोलाइट और कोमाटाइट के बारे में, दोनों के बारे में लिखने को दे सकता है। और उनका पेट्रोलॉजिक सिग्निफिकेंस क्या है। और मे भी आपको इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्वेश्चन आस्क कर सकता है, मतलब उसमें पेट्रोजेनिटी सिग्निफिकेंस विथ इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है तुम्हारा अनऑर्थोसाइट्स, ये भी आता है क्वेश्चन। अनऑर्थोसाइट और लेयर कॉम्प्लेक्सेस। और अल्कलाइन रॉक्स में कार्बोनाटाइट, किम्बोलाइट, लैम्प्रोडाइट, लैम्प्रोफायर, ये जो है ये दोनों, लैम्प्रोराइट और लैम्प्रोफायर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन में आ जाता है। और इतना ही है इग्नियस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे को जो लगता है, क्योंकि जो सब हाईलाइट किया इसको कवर आपको करके ही जाना है। और बाकियों को उसके बाद कवर कर सकते हैं आप, लेकिन इतना जो हाईलाइट किया हूँ इससे हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। ये जो है कि मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है आपको, इसको कवर करके ही जाना है। तो इसके बाद आते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ सकते हैं। आपके पास कुछ नोट्स वगैरह है तो उससे पढ़ सकते हैं, या फिर आपका रेफरेंस बुक चाहिए कि मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रेफरेंस कर सकते हैं। जेडी विंटर बुक को कर सकते हैं, या फिर एम के बोस जो है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, वो बुक फॉलो कर सकते हैं। और अर्थ मेटेरियल फॉलो कर सकते हैं। और मैं इसमें एक लिस्ट बना दिया हूँ कि कहाँ से कहाँ, मतलब कौन से चीज से कहाँ से फॉलो करना है। अर्थ मटेरियल में आपका जो इग्नियस पेट्रोग्राफी वाला जो पार्ट, ये वाला जो है, ये पेट्रोजेनेसिस, ग्रेनाइट, बासाल्ट, ओफियोलाइट, कोमेटाइट्स, बोनियानाइट्स, ये सब, कार्बोनाटाइट, किम्बोलाइट, ये वाला पार्ट अर्थ मटेरियल जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उससे आप फॉलो कर सकते हैं। और जेडी विंटर बुक्स या फिर एम के बोस से आप जो बाइनरी और टर्नरी डायग्राम है वो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं ये आईयूजी सिस्टम से। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें था। अभी इस इम्पोर्टेंट चीजों को थोड़ा थोड़ा मतलब हम ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू करके जाऊंगा। मैं आपको तो पता ही होगा ये सब ऑलरेडी, क्योंकि आप
पढ़ चुके होंगे ऑलमोस्ट। सबका एमएससी खत्म हो गया होगा, तो एमएससी में आप पढ़े होंगे या फिर बीएससी में पढ़े ही होंगे। तो मैं बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा आपको, कैसे एग्जाम में उसको अप्रोच करना है और कुछ क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। जो रेगुलर है वो सब लोग मेंशन करते हैं, लाइक एक क्वेश्चन है उसके बारे में सबको जितना पता होता है वो मेंशन कर देते हैं, लेकिन आपको क्या एक्स्ट्रा चीजें मेंशन करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो मतलब आपका उसका एक अच्छा इंप्रेशन आएगा। और मैं बोलता हूँ कि ये जीएसआई का जो मेंस एग्जाम का है, इसमें मतलब आप जो कितना अच्छे से मतलब लिख रहे हैं, किन सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि आप मतलब अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हैं कि नहीं। एग्जामिनर क्योंकि ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो आपका ठीक होगा या फिर गलत होगा। आपको मतलब अगर आप अच्छे पॉइंट्स लिख के वो जो कॉपी जो चेक कर रहे होंगे जो प्रोफेसर है उनको अगर आप थोड़ा इम्प्रेस कर पाए, तो आपको वो 5 नंबर के जगह पे 6 नंबर भी दे सकते हैं। और वो ये एक एक नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू देता चलूंगा। तो स्टार्ट करेंगे हम आईयूजीएस क्लासिफिकेशन के साथ। तो आईयूजीएस क्लासिफिकेशन जो है ये इंटरनेशनल यूनियन यूनियन ऑफ जियो साइंस स्टडी है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस स्टार्ट कीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म से स्टार्ट कीजिएगा। तो हम आईयूजीएस क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए हमको, क्योंकि हमको रॉक्स को क्लासिफाई करना है, तो इसलिए आईजीएस क्लासिफिकेशन है। ये सब तो आपको पता ही है, कुछ ज्यादा मतलब इतना नहीं है, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ आपको ये ध्यान से सुनिए। जो होता है फेनेटिक रॉक्स होता है। फेनेटिक रॉक्स मतलब अभी आपका मान लीजिए वो जो जिसमें आपको विजुअल क्रिस्टल ग्रेन्स दिखते हैं, फेनेटिक रॉक्स बोलते हैं। आप नेकेड आई से मतलब उसके क्रिस्टल्स को देख सकते हैं, तो उसको फेनेटिक रॉक्स बोलते हैं। तो अभी जो फेनेटिक्स रॉक्स क्लासिफाई करने का और जो एफेनेटिक रॉक है, एफेनेटिक मतलब जो विजुअल क्रिस्टल ग्रेन आपको दिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एफेनेटिक रॉक्स में आएगा आपका बासाल्ट आएगा, मतलब फाइन ग्रेन बासाल्ट जो होता है। उसके बाद आपका फेनेटिक रॉक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रानाइट होगा या फिर ग्रानोडायोराइट होगा, ये सब होगा। तो फेनेटिक रॉक्स के लिए क्या किया जाता है कि मोडल परसेंटेज मोड कैलकुलेशन होता है। जैसे कि ये देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है मोड कैलकुलेशन। तो आपको अभी जानना पड़ेगा कि मोड कैलकुलेशन क्या है। मोड कैलकुलेशन मतलब जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं, तो इसमें जैसे लिखा है द परसेंटेज ऑफ ईच मिनरल प्रेजेंट बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम का वो मिनरल ग्रेन्स है, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं वो मिनरल ग्रेन विजिबल होते हैं। तो उसको आप क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में आपको एक मतलब हर हर एक ग्रेन्स का मतलब कितना वॉल्यूम होगा। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, सबसे बेस्ट होगा। ग्रानाइट तो मान लीजिए ये जैसा है क्या। तो ये एक थिन सेक्शन है, मान लीजिए ग्रानिटिक रॉक्स का है। ये देखिए प्लाजियोक्लेज है। आपको दिख रहा है ना पॉइंटर, मतलब ये जो माउस में मूव कर रहा हूँ, वो ये कंफर्म कर दो। हाँ, बस दिख रहा, ठीक है। तो मोड कैलकुलेशन क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये मेंशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा ही होगा उधर एग्जाम में। तो मोड कैलकुलेशन होता है कि ये देखिए, ये जैसे प्लाजियोक्लेज का एक ग्रेन है, उसके बाद ये ग्रेन है, उसके बाद ये भी प्लाजियोक्लेज मतलब फेल्सपार का ग्रेन है। ये आपका मे बी ये ओपीएक्स है और ये मे बी बायोटाइड वगैरह है। तो मोड कैलकुलेशन में क्या किया जाता है कि इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। उसके बाद इनका जो बाउंड्री एरिया है, ये बाउंड्री एरिया को डिलिनिएट किया जाता है। मतलब आप सॉफ्टवेयर के मदद से भी कर सकते हैं, या फिर जो एक होता है क्रॉस हेयर्स ऐसे होते हैं माइक्रोस्कोप में, मतलब ग्रिड बने होते हैं ऐसा, क्रिस क्रॉस ग्रिड्स बने होते हैं। उसके बेसिस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एरिया होगा इन मिनरल ग्रेन्स का। तो आपको ये अगर फेल्सपार का ग्रेन सब है, ये ग्रेन सब है, इनका एरिया कैलकुलेट करना है। और एरिया के बेसिस पे आपको उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है।
तो उतना मतलब वो कॉन्वर्जन कैसे किया जाता है उतना जानना जरूरी नहीं, लेकिन आप इतना ही लिखिए कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो एरिया कैलकुलेट होता है उससे वॉल्यूम कैलकुलेट होता है। उसके बाद आपको अगर मैं मान लीजिए अभी ये अल्बाइट्स सॉरी मतलब ये फेल्सपार है, 1 2 3 4 5 ये सब ग्रेन्स है, तो इनका अगर वॉल्यूम मिल गया, फिर आपको ओपीएक्स का ये वॉल्यूम मिल गया, ये बायोटाइट का वॉल्यूम मिल गया सब, तो आप अभी क्या कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज है एक मिनरल, तो आप वो पता कर सकते हैं इजीली। तो वही ऐसे ही परसेंटेज पता करके उसके बाद ये जो क्यूएपी डायग्राम है, क्वार्ट्ज अल्कली फेल्डस्पार डायग्राम में ये जो ट्रायंगल है इसमें प्लॉट किया जाता है। तो उसके बाद जहाँ प्लॉट करना होता है जो फील्ड में आएगा वही आपका रॉक होगा। मान लीजिए, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना है उधर, अगर मान लीजिए आईयूजीएस क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि ऐसा ही ऐसा किया जाता है मॉडल कैलकुलेशन। उसके बाद आपको इनपुट लिखना क्या है, क्यू के बारे में, क्यू क्या है, पी क्या है और ए क्या है, जो ए फॉर अल्कली फेल्ड्सपार, और एफ क्या है, क्यू ए पी एफ। एफ मतलब फेल्ड्स जो होता है कि आपका फॉइड बियरिंग जो मिनरल होते हैं, जो कि मतलब ये आपका फेल क्यू ए पी एफ ना, हाँ, तो क्यू फॉर क्वार्च, उसके बाद पी फॉर प्लाजियोक्लेज। प्लाजियोक्लेज में कभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको मेंशन करना है कि एनोथाइट का 5 से एनोथाइट का 100 तक लिया जाता है। मतलब जो अल्बाइट एनोथाइट सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज बनाता है, तो आप कौन सा प्लाजियोक्लेज को लेंगे उसमें, तो जो जो प्लाजियोक्लेज में एनोथाइट का परसेंटेज 5% से मतलब कम होगा, मतलब अल्बाइट और एनोथाइट, एनोथाइट जिसमें 5% से ज्यादा होगा, एनोथाइट का कॉम्पोजिशन जो है कैल्शियम Ca2Si3O और CaAl कैल्शियम वाला जो है, जिसमें 5% से ज्यादा होगा उसको आप पी में लेंगे प्लाजियोक्लेज में। और अल्काली फेल्ड्सपार जो होता है, अल्का ए फॉर अल्काली फेल्ड्सपार, उसमें कितने को लेंगे, अल्बाइट को लेंगे, अल्बाइटिक प्लाजियोक्लेज लेंगे जो कि 0 to 5% का होता है, मतलब सबसे ज्यादा अल्बाइट होगा जिसमें उसको लेंगे आप। और एफ फॉर फेल्ड्सपाथोइड जो होता है, फेल्ड्सपाथोइड जो मिनरल्स होते हैं उसमें फॉइड्स वो एक सफिक्स लगाया जाता है, सॉरी प्रीफिक्स लगाया जाता है, तो उसको फेल्ड्सपाथोइड बोलते हैं। तो ये सब आपको मेंशन करना है। तो उसके बाद इसको प्लॉट जहाँ करेंगे, मान लीजिए इसमें परसेंटेज आपका मिल गया क्वार्च का 6, ये परसेंटेज मिल गया, अल्काली फेल्ड्सपार का 1% मिल गया, प्लाजियोक्लेज का 1% मिल गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन आया होगा कि आईयूजीएस क्लास में, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है उसके साथ। और ये डायग्राम बना के एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3 लाइन डाल के दिखाना पड़ेगा कि मतलब मान लीजिए आप एक हाइपोथेटिकल ले सकते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए क्वार्च का आया 50%, तो आप ऐसे एक लाइन डाल के दिखाइएगा कि ये क्वार्च का 50% है। उसके बाद आपका जो है कि प्लाजियोक्लेज का कुछ आया, प्लाजियोक्लेज का कुछ आया आपका मान लीजिए 40%, तो आप इधर एक लाइन डाल लेंगे ऐसे, ऐसा फॉर एग्जांपल डायग्राम में डालेंगे। तो अभी ये पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो आपको एक पॉइंट लिखना है कि द हाइपोथेटिकल रॉक इज ग्रानिटिक इन कंपोजिशन। तो आपको ये सब मेंशन करके दिखाएंगे तो एग्जामिनर का मतलब पता चलेगा कि हाँ इसको आता है कुछ चीजें। और फॉर एफेनेटिक रॉक, इसमें क्या होता है एफेनेटिक रॉक में कि मतलब अभी आपको मिनरल ग्रेन्स विजिबल नहीं होंगे नेकेड आई से, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस, अभी जैसे ये फेनेटिक में मिनरल ग्रेन आपको विजिबल है, तो इसका एरिया कैलकुलेट किया, उससे वॉल्यूम कैलकुलेट किया, उससे आपका वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कितना वॉल्यूम में परसेंटेज में है। लेकिन ये फेनेटिक स्ट्रोक में क्या होता है कि आपको कुछ दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी मतलब कुछ ज्यादा विजिबल नहीं होता है। आपको माइक्रोलाइट्स दिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको स्लाइड पिक्चर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये देखिए, ये एक थिन सेक्शन है जो कि आगे पीपीएल में है। तो जैसे कि ये फॉर एग्जांपल, इसमें क्या है कि आपको मिनरल ग्रेन कुछ कुछ दिखेंगे, जैसे कि आई थिंक ये एक बसाल्ट का ही है, ये ओलिविन है आई थिंक, ये ओलिविन वगैरह है जो कि स्केलेटल ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसमें बहुत सारे मिनरल ग्रेन बहुत छोटे छोटे हैं, आपको दिख जाए, कुछ कुछ दिख जाएंगे, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत फाइन ग्रेन होते हैं।
तो उनका एरिया आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए आपको कुछ अलग मेथड चाहिए होगा। तो जैसे कि इधर मॉडल परसेंटेज किया, मोड मोड कैलकुलेशन किया। मोड कैलकुलेशन मतलब एरिया से वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम परसेंटेज, उसको मोड कैलकुलेशन बोलते हैं। ऐसे ही आपको एफिनिटी ग्रो के लिए नॉर्मेटिव कैलकुलेशन चाहिए होता है, जो कि नॉर्म कैलकुलेशन बोलते हैं। आपको यही मेंशन करना है कि एफिनिटी ग्रो के लिए हम नॉर्म कैलकुलेशन करते हैं। तो नॉर्म कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगा, एक रॉक में क्या होता है, मेजर ऑक्साइड होता है, माइनर ऑक्साइड्स होते हैं। सॉरी, मेजर ऑक्साइड होता है, ट्रेस एलिमेंट होता है, मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट होता है। तो आपको मेजर ऑक्साइड का कॉम्पोजिशन निकालना है। कॉम्पोजिशन आप कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप एक्सआरएफ करके निकाल सकते हैं। एक्सआरएफ जो होता है, एक्सरे फ्लोरोसेंस, वो इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। तो आपके पास एक बार उसका कॉम्पोजिशन आ गया मेजर ऑक्साइड का, तो उससे आप कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल मिनरल्स बन सकते हैं उस कॉम्पोजिशन से। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मेजर ऑक्साइड साल। तो जैसे कि आपके पास ये डाटा है, ऐसा ही डाटा कुछ आएगा आपके पास, मेजर ऑक्साइड का डाटा केमिकल कॉम्पोजिशन में। आपको सिलिका SiO2 40%, Al2O3 12.90%, Fe2O3 जो टोटल होता है, FeO प्लस Fe2O3 होता है। कैल्शियम आप CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, इतना ऐसा डाटा आपको मिल जाएगा। फाइन ग्रेन रॉक के लिए मान लीजिए बासाल्ट हो गया, या फिर अलग कोई भी फाइन ग्रेन रॉक के लिए, रायोलाइट के लिए, तो ये सब आपको मिलेगा। तो इससे आपको कैलकुलेट करना है, मतलब रिकैलकुलेट करना कि कौन सा पॉसिबल मिनरल्स बन सकते हैं। जैसे कि इधर आपका देखिए Na2O है, K2O है, उसके बाद आपका सिलिका है, जो कि सिलिका तो हर चीज में जाएगा क्योंकि सारे सिलिकेट मिनरल होते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे, ऐसा होता है कि किसी मिनरल से आपको स्टार्ट करना होता है, तो आप पहले स्टार्ट करेंगे प्लाजियोक्लेज से, जो कि आपका कैल्शियम जाएगा। या फिर MgO से आप ओलिविन कितना हो सकता है, उसमें कैल्शियम कितना हो सकता है, उससे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। एक बार आप रिकैलकुलेट किए कि क्या क्या पॉसिबल मिनरल्स बन सकते हैं, तो आपको कौन कौन से मिनरल रिकैलकुलेट करने हैं, जैसे कि सारे मिनरल्स रिकैलकुलेट करने हैं, उसको फिर क्वार्ट्ज, अल्कली और प्लाजियोक्लेज, उनका कितना परसेंटेज है वो आपको दिखना है। उसके बाद उसका जो परसेंटेज आप क्या किए कि केमिकल कॉम्पोजिशन से क्वार्ज कितना बन सकता है, अल्कली फिल्ड्स का कितना बन सकता है, प्लाजियोक्लेज कैसे बन सकता है, तो उसको नॉर्म कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि नॉर्मेटिव कैलकुलेशन बोला जाता है। तो उसी नॉर्म कैलकुलेशन किए, उसके बाद उसको कॉम्पोजिशन सिमिलरली प्लॉट किए। मान लीजिए आपका कैलकुलेशन के बाद आपका आया कि जो क्वार्ज आया आपका, मान लीजिए कितना, 50% क्वार्ज आया। अभी एक रायोल मतलब आप एक फेल्सिक रॉक ले रहे हैं, 50% क्वार्ज आया। उसके बाद आपका फिर आया, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। हाँ, तो उसके बाद आपका मान लीजिए एक और आया कि ये आपका प्लाजियोक्लेज, प्लाजियोक्लेज कैलकुलेट किए। प्लाजियोक्लेज भी ऐसा कुछ 60% कुछ आया। तो आप अभी उसको ये सब लाइन में प्लॉट करेंगे, उसके बाद जहां इंटरसेक्ट करेगा जो जो पॉइंट में, वही पॉइंट होगा आपका, वो रॉक होगा। आप बसाल्ट के लिए क्या होगा देख लीजिए, बसाल्ट के लिए सबसे ज्यादा इधर होगा, मतलब प्लाजियोक्ले सबसे ज्यादा रहता है बसाल्ट में, क्वार्ट्ज का परसेंटेज कम रहेगा, लेस देन 20% रहेगा। और जो अल्कली फेल्ड्सपार है, जो अल्बाइट है, अल्बाइट कम रहता है बसाल्ट में, मोस्टली प्लाजियोक्लेज ही रहते हैं। और प्लाजियोक्लेज रहते हैं, ये हो गया बासाल्ट का QAPF क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही आपको क्लासिफाई करना है, और ये डायग्राम भी आपको बनाना है। उसके बाद आपको ये सब डायग्राम, सो अल्ट्रामाफिक रॉक्स के डायग्राम सब आपको बनाने पड़ेंगे। जो अल्ट्रामाफिक रॉक्स के डायग्राम वगैरह, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये है अल्ट्रामाफिक रॉक्स का, तो इसमें गैब्रो, सॉरी ये अल्ट्रामाफिक नहीं, ये गैब्रोइक रॉक्स का है। तो गैब्रो का डायग्राम थोड़ा बना दीजिएगा। उसके बाद आपका मान लीजिए जो एक है जो
अल्ट्रामाफिक रॉक में जो पेरिडोटाइट आता है, ड्यूनाइट आता है, वो डायग्राम भी आप मेंशन कर सकते हैं। और ये क्या है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, रिलेटिवली इजी ही है। और ये अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली डायग्राम्स ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें गलत होने का चांसेस नहीं है। और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए 15 मार्क का क्वेश्चन आया है, तो आप सही से डायग्राम वगैरह बनाएंगे, और ये नॉर्म कैलकुलेशन क्या होता है, मोड कैलकुलेशन क्या होता है, ये मेंशन करेंगे। उसके बाद इन रॉक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक ये डायग्राम सही से मेंशन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो मेरे को कोई बताएगा कि अगर ये गैब्रोइक रॉक्स के लिए हम कर रहे हैं, ये जो गैब्रोइक रॉक्स के लिए, तो इससे आपको मतलब कौन सा कैलकुलेशन करेंगे हम? नॉर्म कैलकुलेशन करेंगे या फिर मोड कैलकुलेशन करेंगे? कोई बताइए। मैं अनम्यूट करके मोड बता। मोड कौन सा कैलकुलेशन? मोड कैलकुलेशन। मोड कैलकुलेशन ठीक सही है, क्योंकि गैब्रोइक रॉक का, क्योंकि वो जो मिनरल ग्रेन्स दिखते हैं, तो इसलिए आपको मोड कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, और जिनके नहीं दिख पाते वो उसका नॉर्म कैलकुलेशन कीजिए। तो ये हो गया आईवीजीएस के बारे में। तो इतना ही ओवरव्यू देना था, और आपको जितना पता है वो सब लिख दीजिएगा। आईवीजीएस हो गया, उसके बाद इग्नियस टेक्सचर हो गया। तो अभी जो इग्नियस टेक्सचर है, ये आपको कहाँ से पढ़ने हैं? मतलब अगर कोई आपका नोट्स है, किसी का भी नोट्स है, सीनियर का नोट्स या फिर कहीं का भी नोट्स है, वो एक इग्नो का नोट्स होता है, या फिर एक जो कुछ ई पाठशाला का एक नोट्स वगैरह होते हैं, या फिर बुक अगर चाहिए तो आपको ये जेडी विंटर और ये एम के बोस में से मिल जाता है। तो टेक्सचर क्या होता है कि ये लगभग हर कुछ सेम ही होता है। तो आपको उससे ही पढ़ना है, टेक्सचर, इग्नियस टेक्सचर वगैरह उससे पढ़ना है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है कि, हाँ ठीक है, टेक्सचर का और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको कौन से एस्पेक्ट में पढ़ना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सचर एंड व्हाट वी कैन नो अबाउट द पेट्रोग्राफी ऑफ रॉक। ये जो लिखा हूं मैं, सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सचर, मतलब वो टेक्सचर आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है। एक टेक्सचर है, मान लीजिए पोरफायरिटिक टेक्सचर है, तो आपको आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आप उसको, तो वो पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में वही आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, ये देखना है शायद आपको। डिस्क्राइब परथाइट एंड मिर्माकाइट टेक्सचर, एक्सप्लेन देयर ओरिजिन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट फेज डायग्राम्स। तो देखिए, आपको ये जो टेक्सचर वाला क्वेश्चन आया है, उसके साथ उसका मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वो कैसे ओरिजिन हो सकता है, फेज डायग्राम के साथ दिखाने के लिए बोला है। तो परथाइट एंटी परथाइट के लिए आप वो यूज करेंगे, जो है आपका, मान लीजिए वो जो फेज डायग्राम होता है ना, जो अल्बाइट और अल्बाइट और अनोथाइट का जो सब सॉलिडस कर्व होता है, उसको आप यूज करके दिखाना पड़ेगा इसमें। और मिरमाकेट में क्या होता है, क्वार्ज ऑर्थोक्लेज का इंटरग्रोथ होता है, तो उसको भी आप वो फेज डायग्राम देख करके दिखा सकते हैं। तो उसका, और ये जो ओरिजिन है, और एक एक बार क्या होता है कि टेक्सचर का पेट्रोग्राफिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो क्वेश्चन में आता है, तो उसको देखना। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल पोरफायरिटिक टेक्सचर, मैं आपको बता, बस थोड़ा आइडिया देता हूँ कैसे पढ़ना है आपको, क्योंकि ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा तो ये हेल्प होगा। तो इसलिए अगर हम देखेंगे पोरफायरिटिक टेक्सचर, तो ये देखिए, ये पोरफायरिटिक टेक्सचर है कि इसका रॉक का। पोरफायरिक टेक्सचर में क्या है, आपको तो सबको डेफिनेशन पता है कि जो लार्जर एक क्रिस्टल होता है, उसको साइड में छोटे छोटे क्रिस्टल मतलब सराउंडेड करके रखे होते हैं। उस, तो हम जो बड़ा वाला क्रिस्टल है उसको बोलते हैं फेनोक्रिस्ट, और जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे मतलब वो, तो उसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो इसका पेट्रोलॉजिकल पेट्रोग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या बता सकते हैं कि अभी जो है कि ये ऐसा है कि ये तो फाइन ग्रेन है। रॉक क्या है, रॉक तो फाइन ग्रेन ही है ना, फाइन ग्रेन रॉक है, क्योंकि ये मतलब सरफेस के ऊपर आके क्रिस्टलाइज हुआ, इसलिए सब ग्रेन फाइन ग्रेन हो गए। तो इसको अभी आपको ये मेंशन करना है कि जो ये फेनोक्रिस्ट है, जो बड़े बड़े क्रिस्टल ग्रेन्स दिख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड जो माग्मा चेम्बर में है तब बने हुए थे। तब ये बड़े, तब धीरे स्लो कूलिंग की वजह से ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन गए।
उसके बाद ऐसा कुछ इवेंट हुआ, मतलब वो जो इरप्शन हो गया, मतलब रैपिड इरप्शन हो गया, या फिर रैपिड इरप्शन नहीं हुआ, रैपिड मतलब सरफेस में आ गया और रैपिड कूलिंग की वजह से छोटे छोटे क्रिस्टल ग्रेन्स फॉर्म हुए, मतलब ये बहुत जो फाइन ग्रेन फॉर्म हुआ। तो अभी जो पहले से जो फेनोक्रिस्ट बने हुए थे उसको ये इसने एम्बेब्ड कर लिया, मतलब उस जो मैट्रिक्स फाइन ग्रेन मैट्रिक्स ने इसको अपने में रख लिया। तो ये आपको मेंशन करना है कि जो फेनोक्रिस्ट है वो डीप माग्मा चैम्बर में स्लो कूलिंग की वजह से बने, और फाइन ग्रेन जो है वो सडन रैपिड इरप्शन की वजह से बने, रैपिड इरप्शन एंड रैपिड रेट ऑफ कूलिंग की वजह से बने। तो आपको यही मेंशन करना है उधर, आपको अगर एप्लीकेशन दिया होगा उसका पेट्रोग्राफी से। अभी आप देखेंगे अगर कोई क्लिपिक, तो आप अभी जैसे पोरफायरिटिक टेक्सचर का हमने बताया, तो आप अभी कोई आप में से बताइए कि पोइक्लिटिक टेक्सचर का क्या हो सकता है, मतलब पेट्रोग्राफिक सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, मतलब वो कैसे ओरिजिन होता है, वो कैसे फॉर्म होता है पोइक्लिटिक टेक्सचर। क्योंकि पोइक्लिटिक टेक्सचर तो सबको पता है कि वो ऐसा होता है कि जो बड़ा क्रिस्टल ग्रेन होता है उसमें छोटे छोटे इंक्लूजन रहे होते हैं, ये छोटे छोटे। तो अभी आप बताइए कोई, मतलब आप में से कि कैसे होता है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका पेट्रोग्राफिक सिग्निफिकेंस, मतलब वही ओरिजिन जो है वही पेट्रोग्राफिक सिग्निफिकेंस है, तो वो क्या है। कोई अनम्यूट करके बता सकता है या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, या फिर कोई डायरेक्ट अनम्यूट करके बता दो कोई क्लिटिक का क्या होता है, मतलब आप अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखेंगे। फास्ट लार्ज क्रिस्टल बना, फिर वो मेल्टिंग हुआ छोटा छोटा पोर्शन में, और वहां पर छोटा छोटा क्रिस्टल डेवलप हो गया लार्ज क्रिस्टल के अंदर। ओके, तो मेल्टिंग क्यों होगा, मतलब अभी मान लीजिए बड़ा क्रिस्टल बन गया, तो उसका मेल्टिंग फिर क्यों होगा। अभी मान लीजिए आपका ओलिविन बन गया, मतलब टेम्परेचर में 1200 या फिर 1300 टेम्परेचर में ओलिविन बन गया, तो उसके बाद वो क्या होगा कि माग्मा का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कूल ही होता जा रहा है, मतलब रिड्यूस होता जा रहा है, तो फिर उसको मेल्ट करने के लिए तो उसको 1200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा। मान लीजिए ओलिविन को अगर फिर से मेल्ट करना है उसको, तो वो टेम्परेचर कहाँ से आया, वही आपको मेंशन करना है कि एक माग्मा चैम्बर में अगर माग्मा धीरे धीरे कूल हो रहा है, मान लीजिए ओलिविन क्रिस्टलाइज हो गया 1200 डिग्री से धीरे धीरे हो रहा है, तो अभी माग्मा चैम्बर का टेम्परेचर है 800 डिग्री से। तो 800 डिग्री में से अभी ऐसा क्या इवेंट होगा कि वो फिर से मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, तो उसको मेल्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर फिर 1200 1300 तक जाना पड़ेगा। तो वो होता है, क्या होता है कि अगर कोई एक माग्मा चैम्बर है, दूसरा माग्मा चैम्बर से माग्मा आके अगर मिक्सिंग हो गया, तो वो जो दूसरा माग्मा का अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये पहले वाले माग्मा चैम्बर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, तब जाके वो मेल्टिंग होना स्टार्ट करेगा। तो ये आपको मेंशन करना है, तो दिस इंडिकेट माग्मा मिक्सिंग, ऐसा आपको मेंशन करना है। या फिर एक ऐसा हो सकता है कि जो क्रिस्टल है वो फॉर्म हो गया, और वो क्या होगा कि ऊपर उठता गया धीरे धीरे, मतलब सरफेस की तरफ आता गया, और ऐसा हुआ कि ये जो क्राटर था वो मतलब कोलाप्स हो गया, तो वो क्रिस्टल फिर से माग्मा चैम्बर के अंदर चला गया। तो वो फिर से उसका क्या हुआ कि मैग्मा चैम्बर का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसको धीरे धीरे मेल्ट करना भी स्टार्ट कर सकता है। तो यही आप पॉसिबल सिनेरियोस है। तो यही होता है इसका पेट्रोग्राफिकल सिग्निफिकेंस या फिर ओरिजिन, तो इसको आपको मेंशन करना है। तो और जैसे भी टेक्सचर्स हैं, जैसे कि ये स्लाइड से मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इससे टेक्सचर वगैरह थोड़ा देखिए। टेक्सचर्स, टेक्सचर, हाँ तो ठीक है। तो जैसे कि दूसरे जो टेक्सचर है, मतलब अगर आपको वो एक प्लाजियोक्लेज में जैसे होता है रिएक्शन रिम्स होते हैं, कोर होता है, और जो उसके बाद रो उसके सरफेस मतलब उसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिएक्शन रिम बने रहते हैं, तो उनको भी आपको वो भी आ सकता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो मतलब कब सब्स्टिट्यूशन होता है वो अच्छे से हो नहीं पाता है, मतलब अगर फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर का तो वो हो नहीं पाता, इसीलिए वो ऐसा एक रिंग बना देता है, रिएक्शन रिंग बना देता है। तो वो सबका आपका सिग्निफिकेंस जानना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप पढ़िएगा टेक्सचर जब पढ़ रहे होंगे। और ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है सबसे, वो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इसमें वो डाइक्सिल या फिर आपका जो क्या है, मतलब वो जो
प्लूटोन, ये सब नहीं आता क्वेश्चन इसमें क्योंकि ये तो बहुत इजी है। लेकिन स्ट्रक्चर का जो आता है वोल्केनिक कोन्स वाला स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसको पढ़िएगा वोल्केनिक कोन्स। तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्लाइड। तो डिफरेंट डिफरेंट जो वोल्केनिक कोन्स होते हैं जैसे कि स्ट्रैटो वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो, उसके बाद वो सब आपको पढ़ना है। और उसका क्या है कि सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब वो कैसे फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, वो सब आपको पढ़ना है। तो ये देखिए आप, जैसे कि इधर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सील्ड वोल्केनोस, ये है सील्ड वोल्केनो। तो पहले स्टार्ट करेंगे इससे। तो सील्ड वोल्केनो मतलब क्या है कि जो मतलब ऐसा सील्ड की तरह होगा, ऐसा ऐसा मतलब बहुत फ्लैट होगा। सील्ड आप देखे होंगे ना, मतलब वो जो सील्ड होता है, कि मतलब जो वो कैप्टन अमेरिका का जो सील्ड होता है, ऐसा ही कुछ। मतलब बहुत बड़ा एक्सटेंड होगा, इसका जो लेटरल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होगा और हाइट कम होगा। और इसको आपको मेंशन करेंगे कि फ्यू किलोमीटर से किलोमीटर लार्जेस्ट बेंड वोल्केनो लैंडफॉर्म होता है। और इसको आप मेंशन करना है कि इसमें आप मैग्मा का विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वजह से ये फैल जाता है। तो विस्कोसिटी कौन से मैग्मा का ज्यादा होता है, माफिक मैग्मा के इन जनरल ज्यादा होता है, माफिक या फिर बेसिक मैग्मा का, जो कि बासाल्टिक इरप्शन होता है। जैसे कि बासाल्टिक इरप्शन हुआ, उसके वजह से ये इतना ज्यादा तक दूर तक चला गया। आप एक पॉइंट हो गया। आपका दूसरा पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा इस माग्मा, मतलब ये वोल्केनोस का, इसका ज्यादा होता है इन जनरल। और आपको एक एग्जांपल देना है। तो आप मेरे को कोई आप बताइए कि सील्ड वोल्केनो का एग्जांपल आप कहाँ पे मिल सकता है आपको, मतलब कौन से जगह पे आपको सील्ड वोल्केनो मिलता है, कोई बताइए। एग्जाम्पल आपको देना है मान लीजिए, तो कहाँ दे सकते हैं आप। हवाई। बस हवाईयन जो होता है, जो मतलब हॉटस्पॉट रिलेटेड जो वॉल्कानिज्म होता है, वो बहुत क्या होता है कि वो इन जनरल बेसाल्टिक इन नेचर होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो सील्ड वोल्केनोस बनाते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और आपको एक और पॉइंट मेंशन करना है कि ये जो सील वोल्केनोस होते हैं, इसका जो इरप्शन स्टाइल होता है, बहुत मतलब क्या होता है कि ऐसा वायलेंट नहीं होता है। तो ऐसे ही पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। अभी क्या है कि बुक में जितना लिखा है आपको वो एग्जाम में याद नहीं आएगा, लेकिन वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स आप याद रखिए। सील वोल्केनो आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्मूथ इरप्शन, लो विस्कोसिटी मैग्मा, हाई टेम्परेचर, बासाल्टिक इन नेचर, एग्जाम्पल जो होगा हवाईयन। तो वो चार पांच चीज वर्ड्स आपके याद है तो उसको आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स और एक डायग्राम ऐसा आप बना सकते हैं। तो ये भी बहुत काम का हो। अभी जो एक कॉम्पोजिट वोल्केनो, स्ट्रैटो वोल्केनो, ये तो आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि ये मतलब जो इरप्शन मोड होता है वो मतलब क्या होता है कि थोड़ा इंटर वायलेंट टाइप होता है। मतलब इसमें वेंट होता है और इसका विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण ये ऐसा मतलब कोन्स कोन्स में रह जाता है, ऐसा कोन बनाता है। और ये सेंट्रल प्लग बोलते हैं, जो कि एक वोल्केनिज्म के बाद ये प्लग ब्लॉक हो जाता है, तो दूसरा सेकेंड स्टेज ऑफ वोल्केनिज्म जब होता है इसको तोड़ के करता है। तो इससे क्या होता है कि पायरोक्लास्ट मेटेरियल वो इजेक्ट होते हैं, जैसे कि इधर पायरोक्लास्ट मेंशन है, ये होता है। तो आपका इसको, आपका पहले विस्कोसिटी, उसके बाद ये जो इरप्शन का टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर रिलेटिवली कम होगा। उसके बाद मैग्मा का कॉम्पोजिशन क्या होगा, आप सिलिसी कॉम्पोजिशन है हुआ, ये आपको मेंशन करना है। और कौन सा मतलब वो जो मैग्मा टाइप होता है, इन जनरल एंडेसिटिक मैग्मा टाइप जो होता है वो होता है। तो ये आपको मेंशन करना है एंडेसाइट वाला। और इसमें बहुत से बच्चे क्या होता है मतलब कंफ्यूज होते हैं कि ग्रानिटिक वोल्केनिज्म भी तो सिलिसिक है, तो वो भी कॉम्पोजिट कौन बनाएगा, क्योंकि वो नहीं बनाता है। क्योंकि ग्रानाइट जो होता है वो एम्प्लेसमेंट होता है, वो प्लूटोन की तरह मतलब नीचे एम्प्लेस्ड होता है, वो इरप्ट नहीं करता ग्रानाइट। लेकिन आप फिर हम पूछेंगे कि जो ग्रानाइट हम देख रहे हैं अभी सरफेस में, बहुत ज्यादा ग्रानिटिक टेरेन है, तो वो कैसे हुआ, वो वोल्केनिज्म की वजह से नहीं हुआ, वो अंदर ही मतलब एम्प्लेसमेंट हुआ था। और उसके ऊपर से इरोजन और एक्सुमेशन के बारे में बाद में, सॉरी, इरोजन और एक्सुमेशन के कारण
वो सरफेस में अभी एक्सपोज है, लेकिन वो कभी ये मत, वो एग्जाम पेपर में मत लिखना कि ग्रानिटिक वोल्केनिज्म, क्योंकि ग्रानिटिक वोल्केनिज्म कुछ नहीं होता। ग्रानिटिक में मतलब ग्रानिटिक इरप्ट नहीं होता, ग्रानिटिक में वो एम्प्लेस होता है, और उसके बाद इरोजन और एक्सुमेशन की वजह से वो हमको अभी सरफेस में दिखता है। तो ये कंफ्यूजन ना रहे जैसे। उसके बाद पायरोक्लास्टिक कोन्स है, तो स्कोरिया कोन, टफ रिंग, टफ कोन, ये सब आप मेंशन कीजिएगा। स्कोरिया कोन ये सब आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये हो गया इतना, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में। और बाकी जो स्ट्रक्चर डाइक, सील, बैथोलिथ, वो सब तो सबको पता ही होता है, वो तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो आते भी नहीं है इन जनरल शायद क्वेश्चन में। अगर आए मतलब डिटेल स्ट्रक्चर लिखने के लिए तो वो सब आप इंक्लूड करिएगा उसमें। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैग्मेटिक इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो डिफरेंशिएशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और मिक्सिंग हो गया, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क्स में आ सकते हैं, या फिर 10 मार्क्स में आ सकते हैं, या फिर 15 मार्क्स में आ सकते हैं। जैसे कि ये एक पिछले साल, ये लाइक 2025 में क्वेश्चन आया था। ये देखिए, हाँ, डिस्क्राइब द एसिमिलेशन फेनोमेना व्हेन ए बासाल्टिक magma assimilate with a cell contour। तो ये क्या होगा, ये, क्योंकि ये आपको किसी मतलब लाइक बुक में ऐसा रेडीमेड आंसर नहीं मिला होगा, आपको एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट पता है तब जाके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एसिमिलेशन, अगर बासाल्टिक magma ए सेल कंटीरो के साथ मतलब एसिमिलेट करेगा, तो आपको सोचना है क्या ही हो सकता है। तो बासाल्टिक magma में क्या होता है, MgFe ये सब ज्यादा होता है, MgO FeO वगैरह ज्यादा होता है, और SiO2 कम होता है। और सेल कंट्री रॉक जो होता है, सेल में क्या होता है कि ये, इसका कॉम्पोजिशन आपको सोचना है। तो सेल में इन जनरल क्या होता है, ज्यादा पोटासियम ज्यादा होता है। पोटासियम, सोडियम जो होता है, जो क्ले मिनरल्स जो होते हैं उसमें पोटासियम ज्यादा होता है, जिसको आप मतलब सेल का मेटामॉर्फिज्म हो गया तो पेलिटिक रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिज्म में पेलिटिक रॉक्स में क्या होता है, पोटासियम सबसे ज्यादा होता है, K2O। तो अभी आप मान लीजिए के, और बासाल्टिक में क्या होता है, K2O रिलेटिवली कम होता है। या फिर अगर वो थोलिएटिक है, थोलिएटिक कंपोजिशन का, तो उसमें K2O हो सकता है। लेकिन आपका अभी नॉर्मल बासाल्टिक में K2O वगैरह कम होते हैं, क्योंकि K2O जो होता है इनकम्पैटिबल होता है, तो इसलिए बासाल्ट में कम ही होता है। तो अभी आप K2O और Na2O ये सब ऐड कर रहे हैं बासाल्टिक magma में। तो अभी आपका क्या होगा उसका, तो ये जो बासाल्टिक magma का मतलब रिजल्टेंट कॉम्पोजिशन अभी क्या हो जाएगा आपका, अल्कालाइन हो जाएगा, अल्कालाइन बासाल्ट बनाएगा अभी। ये जो बासाल्ट, जब बासाल्ट नॉर्मल लिखा है तो ये मैफिक बासाल्ट के बारे में बोल रहा है। अभी आप सेल मिला रहे हैं तो वो अल्कालाइन रॉक बनाएगा, मतलब अल्कालाइन बासाल्ट बनाएगा। जैसे कि अल्काली बासाल्ट होते हैं, ये सुने होंगे, या फिर थोलिएटिक्स बासाल्ट जो होते हैं वो बनाएगा अभी। तो उसको आपको सोच के उसको मेंशन करना है। और क्यू करना, क्यू अल्काली बनाएगा आपको, क्योंकि लिखना है सेल में K2O Na2O ये ज्यादा होता है, बासाल्ट में कम होता है। अगर इसको इसमें मिलाएंगे तो वो K2O, इसलिए वो अल्कालाइन बासाल्ट बनाएगा। तो ये आपको मेंशन करना है। ये मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, ये 15 नंबर में आया, तो ये 7.5 मार्क का क्वेश्चन है, और इसको आप आराम से थोड़ा बहुत मेंशन करके एक पेज में लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो यही है। तो हम थोड़ा ये मैग्मेटिक इवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर समझा बता देता हूँ शायद आपको। तो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, तो आपको तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन पता ही होगा, आई होप सो सबको। क्योंकि डिफरेंशिएशन ये होता है कि जो एक माग्मा कंपोजिशन से डिफरेंट डिफरेंट माग्मेटिक रॉक्स, माग्मा कंपोजिशन कैसे निकलते हैं। क्योंकि जो पहले सबसे माग्मा जो जनरेट होता है वो मेंटल से जनरेट होता है, मेंटल से ही माग्मा जनरेट होता है, जिसका ही कंपोजिशन ऑलमोस्ट मेंटल के बराबर, सॉरी मेंटल से मतलब थोड़ा अलग होता है। क्योंकि जो इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स होते हैं MgO FeO वो प्रिफरेंशियली माग्मा में चले जाते हैं, मेल्ट में चले जाते हैं। तो वो मैफिक कंपोजिशन क्या होता है, उससे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होने के बाद, डिफरेंशिएशन मतलब मान लीजिए मैफिक में मेल्ट बना, उससे क्या हो गया, बासाल्ट क्रिस्टलाइज हो गया, सॉरी बेसाल्ट तो नहीं होगा, गैब्रो क्रिस्टलाइज होगा, पहले गैब्रो क्रिस्टलाइज हो गया, फिर वो माग्मा को छोड़ दिया।
तो गैब्रो क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द एमजी और एफई लेके चला गया। अभी जो कंपोजिशन बचा है वो तुम्हारा आपका Na2O K2O इनकम्पैटिबल एलिमेंट जो होंगे उसमें रीच होता होता जाएगा। तो बाद में वो धीरे धीरे गैब्रो गैब्रो से तो आपका ये बनाएगा, उसके बाद एंडेसेट बनाएगा, उसके बाद डासाइड बनाएगा, उसके बाद ग्रानिटिक ग्रानिटिक कॉम्पोजिशन आएगा जो कि SiO2 ज्यादा होगा उसमें। तो वो उसी चीज को एक्चुअली डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो आपको ये डेफिनेशन याद करना है, डेफिनेशन याद रखिए, वो लिख सकते हैं। तो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन कैसा होता है, जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, वोलेटाइल ट्रांसपोर्ट, लिक्विड इमिसिबिलिटी। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि आपका क्रिस्टल फॉर्म हुआ, उसके बाद वो सेपरेट हो गया वो मैग्मा से। तो वो क्रिस्टल जो चीजों को कैप्चर कर ले गया, मान लीजिए आपका ओलिविन क्रिस्टलाइज हुआ पहले, तो ओलिविन क्या करेगा, MgFe को कैप्चर कर लेगा, उसके साथ मतलब वो सेटल डाउन हो गया। तो अभी आपका जो मैग्मा में जो मतलब रेसिडुअल मैग्मा बच गया, जो बच गया मैग्मा, वो क्या होगा, किस में रीच हो जाएगा, अभी आपका धीरे धीरे वो इनकम्पैटिबल एलिमेंट में रीच हो जाएगा और MgO FeO में घटता जाएगा। तो उसी चीज को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। उसका 3 प्रोसेस होते हैं, ग्रेविटी सेटलिंग, फिल्टर प्रेसिंग, फ्लो सेग्रीगेशन। तो ये फ्लो सेग्रीगेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में फ्लो सेग्रीगेशन क्या होता है। तो इसका एक डायग्राम आप दिख लीजिए, ये है एक डायग्राम। तो ये वो विंटर बुक का ही डायग्राम है, JD विंटर का। तो फ्लो सेग्रीगेशन क्या होता है कि इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये मान लीजिए क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए, तो इस ये क्रिस्टल क्या होगा कि अभी ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। जो मैग्मा इरप्ट करता होगा तो ऊपर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरफ मोशन है इसका। तो अभी ये जो क्रिस्टल ऊपर मूव कर रहा है, एक मिनट, हाँ, तो ये क्रिस्टल अभी जो इधर ऊपर मूव कर रहा है, इसके वजह से क्या होगा कि अभी जो इसमें एक सियर, जो कंट्री रॉक है, ये कंट्री रॉक है, तो ये कंट्री रॉक्स के साथ एक क्या करेगा, ये सियर जनरेट करेगा। सियर मतलब सियर फोर्स। सियर फोर्स मतलब बताया ना, अभी दो चीजें जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें उनके बीच में सियर फोर्स जनरेट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये सियर फोर्स होगा, ये इसको रिपेल कर देगा सेंटर की तरफ। और इधर भी एक कंट्री रॉक होगा ना, इधर भी एक कंट्री रॉक होगा। तो ये शियर फोर्स की वजह से ये जो क्रिस्टल्स होंगे ये बीच की तरह, मतलब ये मिडिल ऑफ द, ये अगर आपका एक मैग्मा, सॉरी मतलब एक ट्यूब है मैग्मा इरप्ट करने का, तो इस सेंटर की तरफ इसको रिपल्स कर देंगे। तो ये सेंटर में एक्यूमुलेट होता जाएगा, जो कि ये डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है, ये नीचे वाले डायग्राम में। तो इधर देखिए, इधर आपका जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स है इधर एक्यूमुलेट करते गए। तो इसको बोलते हैं फ्लो सेग्रीगेशन। मतलब फ्लो के दौरान ही, मतलब जब फ्लो हो रहा है, वेन एवर फ्लो इज हैपनिंग, उसी टाइम पे ही आपका जो क्रिस्टल से सेग्रीगेट होते जा रहे हैं। तो ये अगर सेग्रीगेट होते गए हैं तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट कंपोजिशन का रॉक बना सकते हैं। अभी जो मैग्मा इधर से निकल गया वो फिर डिफरेंट कंपोजिशन का रॉक बनाता है। तो इसी यही है डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। तो ये डायग्राम आपको दिखाना है, ये डायग्राम भी आप दिखा सकते हैं। और ये डायग्राम जो है वो आपका SK घोष बुक से, SK घोष बुक से, और ये JD विंटर के। तो ये आपको ऐसा मेंशन कर सकते हैं आप कि मतलब फ्लो सेग्रीगेशन क्या होता है। और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत बार आ चुके हैं, आ जाते, तो देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। और ग्रेविटी सेटलिंग तो आपको पता ही होगा, मतलब क्रिस्टल मैग्मा चैम्बर में बना, उसके बाद सेटल कर गया। तो वो क्या ये मेंशन कर सकते हैं आपकी, वो क्यूमुलेट टेक्सचर बनाता है ये चीज। और इससे कौन सा रॉक बनता है, इन जनरल गैब्रोइक रॉक बनता है, बनेगा ग्रेविटी सेटलिंग से। तो आप मतलब क्या है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं वो दिखाना है। अभी आप क्यूमुलेट टेक्सचर के बारे में उधर मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर को सबको तो ये पता है कि ग्रेविटी सेटलिंग में क्या होता है, कि ठीक है हाँ ये क्रिस्टल सेपरेट होके सेग्रीगेट होके नीचे बैठ गए। लेकिन आप अगर क्यूमुलेट टेक्सचर बोलेंगे, उसके बाद गैब्रो के बारे में मेंशन करेंगे, गैब्रो रॉक होता है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इस सब्जेक्ट में, तो वो आपको अच्छे नंबर दे सकता है। तो यही करना है। और जो हाँ एक और चीज, जो मतलब जो इधर आपका मैग्मा चैम्बर है, इधर आपका नीचे सब क्रिस्टल क्यूमुलेट हो गए,
तो ये एक पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं कि ये जो क्यूमुलेट होंगे, ये जो क्यूमुलेट होंगे अभी आपको, ये क्यूमुलेट जो होंगे ये ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ द मैग्मा अभी आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पहले जो मैग्मा था वो पूरा बल्क में था, लेकिन ये क्यूमुलेट सेपरेट हो गए। तो इसका कंपोजिशन जो होगा वो मैग्मा के ओरिजिनल मैग्मा से जो बना है ये, उसका कंपोजिशन सेम नहीं होगा। ये ज्यादा मैफिक रिच हो जाएगा। अगर इसमें आपका एमजीओ आप या आपका कितना है, मतलब इन जनरल जो गैब्रोइक रॉक्स में एमजीओ बहुत ज्यादा होता है, मान लीजिए 10% है, 10% हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल मैग्मा का एमजीओ में भी 5 to 6% ही होगा, और ये क्यूमुलेट हो गया इसलिए इसका एमजीओ परसेंट ज्यादा हो गया। तो ये पॉइंट भी आके मेंशन कर सकते हैं उधर। जो क्यूमुलेट होता है वो ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ मैग्मा को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये एक है। और फ्लो सेग्रीगेशन और फिल्टर प्रेसिंग तो ये पता ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका एसिमिलेशन है। तो एसिमिलेशन ये जो पिछले साल क्वेश्चन आया था और जो कि इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन या फिर 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन इजीली आ सकता है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम वाटर और सॉरी वाल्स और रूफ ऑफ ए मैग्मा चैम्बर इनटू मैग्मा इटसेल्फ। मतलब आपका मैग्मा चैम्बर है, ये आपका अगर मैग्मा चैम्बर है, तो ये जो वाल रॉक है, इससे क्या होगा कि ये तो सॉलिड है, वाल रॉक सॉलिड है और ये मैग्मा चैम्बर आपका लिक्विड है। तो इससे टेम्परेचर की वजह से इसको ये धीरे धीरे केव इन करना स्टार्ट करेगा, इसको अपने में एसिमुलेट करेगा, तो इसको एसिमुलेशन बोल सकते हैं। या फिर आपका मैग्मा चैम्बर इधर इरप्ट कर गया, फ्लो करना स्टार्ट किया, और इधर जो कॉन्ट्री रॉक होंगे सरफेस में, मान लीजिए सेल है, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं सरफेस में, मेनली सैंडस्टोन है, उसको भी ये आपने मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा ये मैग्मा जाके, तो उसको भी एसिमिलेशन ही बोलेंगे, जो कि पिछले साल क्वेश्चन में आया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उसमें आपका ये डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद जो है कि मतलब हीट, हीट के बारे में लिख सकते हैं कि मैग्मा का हीट ज्यादा होता है तो इसलिए वो मेल्ट करना, एसिमिलेट करना स्टार्ट करता है। तो यही चीजें है। उसके बाद ये तो खत्म ही हो गया। हाँ, मतलब ऐसा ही आपको अप्रोच में पढ़ाई करना है उस चीज के बारे में, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, मिक्सिंग क्या है, ये सब आपको पता है। लेकिन उनसे होता क्या है, डिफरेंशिएशन से क्या होता है, एसिमिलेशन से अगर आपको पिछले साल क्वेश्चन आया कि बासाल्ट और सेल को मिलाएंगे तो क्या होगा, मे बी इस साल ऐसा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देगा कि आपका अगर वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक जियोलॉजी में जो एक मतलब था ना कि जो कंबलदा टाइप डिपॉजिट है या सदबुरी टाइप डिपॉजिट है, इसमें क्या हुआ कि मैफिक मैग्मा का इरप्शन हुआ, उसके बाद वो सरफेस में जो, सरफेस में आपका जो सेल रॉक था उसको एक्यूमुलेट कर लिए वो, ये इरप्शन इधर हुआ वैली में एक, उसके बाद ये सरफेस से जो सेल रॉक था उसको इक्यूमुलेट कर लिया, और उसमें जो सल्फर था वो सल्फर इसमें आ गया मैग्मा में, तो वो डिपॉजिट फॉर्म करना स्टार्ट किया, लेयर स्टोमाफिक डिपॉजिट। तो ऐसा भी आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा उसका एप्लीकेशन पार्ट है ये, उसका मतलब वो जो मैग्मेटिक एसिमिलेशन का, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर चाहें तो करना, वो भी ऐसा भी है। उसके बाद आता है ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको क्या होता है कि ये जो न्यूमेरिकल ऑफ फ्रैक्शनल मेल्टिंग, रेले फ्रैक्शनेशन, ये न्यूमेरिकल होते हैं। इस ये क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इजी है, बहुत इजी है, ऐसा मतलब पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला डालना है, आंसर आपको मिल जाएगा, और आपका अगर सही हुआ तो फुल मार्क्स स्कोरिंग है। पिछले साल ये एक न्यूमेरिकल आया था इसका फ्रैक्शनल मेल्टिंग का, आई गेस, तो वो शायद जियो केमिस्ट्री में आया था आई गेस, तो या फिर इग्नियस में, जियो केमिस्ट्री में आया था शायद। तो ये जो फ्रैक्शनेशन वगैरह है ये तो इग्नियस का भी पार्ट ही है। तो ये क्या होता है, फुल मार्क स्कोरिंग होता है, टाइम आपका बचाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर आप में आपका अगर मतलब ऐसा ऑप्शन दिया है कि इसमें ये वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अगर न्यूमेरिकल जिसमें है
तो वो आप न्यूमेरिकल वाला ही चूज कीजिए अगर आपको आ रहा है, क्योंकि उसमें टाइम बच जाएगा। अगर सही हुआ तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा, कोई नंबर काट नहीं सकता। तो ये देख के जाइएगा। और ये जो फॉर्मूलेस है, कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेस है जो कि आपको ये इधर उधर, हाँ ये आपको दिख रहे होंगे। ट्रेस एलिमेंट मॉडलिंग जो है, रेले फ्रैक्शनेशन मेल्टिंग जो, हाँ यही तो पिछले साल इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था आई गेस, यही फॉर्मूला वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन लिक्विड देगा CL, C0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन ओरिजिनल सोर्स रॉक। और ये जो F है ये फ्रैक्शन ऑफ मेल्ट रिमेन, और ये D0 जो है, D0 का मतलब है बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो इसको बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इनटू परसेंटेज ऑफ द मिनरल, ऐसा करके D0 निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको डायरेक्ट पुट करना होता है चीजें, और आपको आंसर मिल जाएगा। और उसमें क्या होता है कि मेंस एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउड ही होता है, तो कैलकुलेटर आप इजीली कर सकते हैं। सेट 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 व्हाट्सएप। हाँ तो ठीक है अभी। तो ये सब न्यूमेरिकल्स ही हैं। ट्रेस एलिमेंट मॉडलिंग के, मॉडलिंग जो होता है ये रेले फ्रैक्शनेशन और इक्विलिब्रियम बेंच मेल्टिंग। हाँ और इसमें ये सब था ना, सिलेबस में ये सब है जो, ये मेल्टिंग वगैरह के क्या क्या होते हैं, बेंच मेल्टिंग क्या होता है, और आपका दूसरा दूसरा चीजें, बेंच मेल्टिंग, फ्रैक्शनल मेल्टिंग, ये क्या होता है, ये सब भी आप पढ़ लीजिए। बेंच मेल्टिंग ये होता है कि एक मेल्ट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ मेल्ट जनरेट हुआ, मान लीजिए 5% to 10% मेल्ट जनरेट हुआ, उसके बाद वो मेल्ट सेपरेट हुआ, उसको बेंच मेल्टिंग बोला जाता है। फ्रैक्शनल मेल्टिंग क्या होता है, मतलब मेल्ट जब जनरेट हुआ तुरंत ही वो सेपरेट हो गया, तो उसको फ्रैक्शनल मेल्टिंग बोलते हैं। ऐसा अलग अलग टाइप का मेल्टिंग्स होते हैं। तो इसके बाद आते हैं, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बाइनरी टर्नरी सिस्टम्स है। बाइनरी और टर्नरी सिस्टम, जिसमें बाइनरी सिस्टम वगैरह होते हैं कि, जो आपको दिखा देता हूँ एक बार पिक्चर। स्लाइड 67। ये सब चीजें जो बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम और टर्नरी यूटेक्टिक सिस्टम वगैरह, या फिर सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज होता है, ये तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होना चाहिए, ऑलमोस्ट सबको, क्योंकि ये सबसे इजी वाला है इग्नियस का। और ये क्वेश्चन आता है हर साल, क्वेश्चन आते ही रहता है, पिछले साल भी आया था आई गेस। तो आते रहता है, कभी बाइनरी यूटेक्टिक आ जाता है, कभी ये सॉलिड सॉल्यूशन वाला आ जाता है। हाँ सॉरी, पिछले साल ही ये वाला आया था शायद, टर्नरी वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ है कि ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ डाइऑक्साइड एनोथाइड सिस्टम, हाँ सॉरी बाइनरी डाइऑक्साइड एनोथाइड सिस्टम 1 atmosphere ड्राई, एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम टू इनिशियल मेल्ट्स। ये आपको पढ़ना है कि मतलब क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा। इसमें क्या कॉम्पोजिशन दिया है, डाइऑक्साइड 80 एनोथाइड 20, P1 एक पॉइंट में ये, और P2 में डाइऑक्साइड 30 एनोथाइड 70 देना है। Deduce the degrees of freedom at eutectic point of the system, give system petrogenetic significance। तो ये देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, और ये बहुत इजी है, और ये बहुत आपको टाइम भी बचाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल है, डायग्राम आपको बनाना है, और थोड़ा थोड़ा ही लिखना ज्यादा नहीं है, तो ये बहुत सही वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे, तो आप पहले लिख दीजिए कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, हुआ ये सब लिख दीजिए। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाइए सीधा, ये जो डायग्राम है डाइऑक्साइड अनर्थाइड सिस्टम की, ये देखिए डाइऑक्साइड और अनर्थाइड सिस्टम का डायग्राम है, ये बाइनरी यूटेक्टिक जो, और उसका आपका परसेंटेज कितना मांगा है,
डाइऑक्साइड 80, एनोथाइड 20। तो वो कहाँ पे प्लॉट होगा? डाइऑक्साइड 80, डाइऑक्साइड 80, एनोथाइड 20, तो वो इधर प्लॉट होगा, ये वाला हुआ। क्योंकि ये एक्सिस पे जो है, ये एनोथाइड का वैल्यू इधर 100 है और डाइऑक्साइड का वैल्यू इधर 100 है, और एनोथाइड का वैल्यू इधर 0 होता है। तो ये जो एक्सिस में एनोथाइड का वैल्यू दिया है, तो डाइऑक्साइड का ये वाला 80 है, तो ये एनोथाइड का 20 हो जाएगा। तो ये आपका पॉइंट P1 जो कि क्वेश्चन में मैम बोला गया है। तो अभी ऐसे आपको डायग्राम दिखाना है, उसके बाद आपको ये लिखना है कि जो पॉइंट P1 का जब धीरे धीरे कूलिंग होता जाएगा, हाँ, आपको पहले ये पॉइंट P1 है, ये डायग्राम दिखाए आप, ये लिक्विडस दिखा दिए, तो इधर क्या है कि लिक्विड फेज में है सब कुछ, और इधर क्या है कि एनोथाइड प्लस लिक्विड है, और इधर डाइऑक्साइड प्लस एनोथाइड है, मतलब इसमें सॉलिड है सब। इसमें फेज 1 है, इसमें भी लिक्विड, ये फील्ड में फेज 1 है, लेकिन ये फील्ड में फेज क्या है? 2 है। तो आपको जो P1 स्टार्ट करने से पहले आपको P1 का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये आपको बताना है। तो कोई बताएगा P1 का पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसमें? 2 कितना? 2 2 2 2। ठीक है। तो इसमें आपको 2 कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पता है ना? मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो P प्लस F इक्वल टू C+1 होगा या 2 होगा इसमें? C+ कौन सा होगा, 1 होगा या 2 होगा? 1 चलो, बस P+F इज इक्वल टू C+1 होगा, क्योंकि इसमें आपको मेंशन कर दिया है कि जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये डाइऑक्साइड एनोथाइड सिस्टम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। कि इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए 1 है। तो आप एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 1 क्यों हुआ, ये आप मेंशन कर सकते हैं पॉइंट में कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए 1 हुआ इसमें। अगर मान लीजिए ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्या है? क्लोज सिस्टम है। अगर ये ओपन सिस्टम होता तो C+2 होता उस जगह पे, क्योंकि अभी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरी कर रहे हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में जो सिस्टम दिया है उसमें क्या हो रहा है? बस टेम्परेचर वेरी कर रहा है इसमें, इस एक्सिस में, और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो अभी P1 में जो हुआ पॉइंट का, इसका इवोल्यूशन कैसे होगा? इसका इवोल्यूशन जब नीचे आएगा, इसको जब इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको ये पॉइंट भी देना है। ये P1 दे दिए, तो इसको मान लीजिए A पॉइंट दे दिए, ये जब लिक्विड उसको जब इंटरसेक्ट किया, तो जब वो लिक्विडस लाइन पॉइंट ए में आएगा, तो उसमें क्या स्टार्ट हुआ क्रिस्टलाइज करना? डाइऑक्साइड, और डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज, हाँ, तो वो डाइऑक्साइड जो होगा वो क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेगा, डाइऑक्साइड, और उसके डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज होगा प्योर डाइऑक्साइड, उसके बाद उसका इवोल्यूशन ऐसा कुछ होगा, वो यूटेक्टिक पॉइंट की तरफ आएगा। यूटेक्टिक पॉइंट आपको मान लीजिए कितना दे दिए, ई, इसको मार्क किए ई से। तो आपको अभी कौन सा पॉइंट आया? ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। ए पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? पॉइंट ए पे, इस पे, इधर, जो वो ये स्ट्रेट लाइन जब इसको इंटरसेक्ट करेगा लिक्विडस ऑफ डाइऑक्साइड को, इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इस पॉइंट पे, कोई बताएगा? 1 हाँ, ठीक, इसमें 1 होगा। तो 1 का मतलब क्या है कि आप बस टेम्परेचर को वेरी कर सकते थे, लेकिन ये इसमें, ये फील्ड में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था मतलब क्या? आप कॉम्पोजिशन को इस एक्सिस से वेरी कर रहे हैं, मतलब कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकता है, या आपका टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में आ गया तो अभी आप बस टेम्परेचर ही डिक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर ही वेरी कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस हो सकता है। तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया इस जगह पे। तो उसके बाद यूटेक्टिक में जब आएगा, आपको मेंशन करना है डाइऑक्साइड और नाइट्रोथाइड दोनों साथ में क्रिस्टलाइज होंगे, और इस पॉइंट पे जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 0।
तो आपको ये भी मेंशन करना है कि इस सिस्टम जीरो पे ई पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट पे तब तक रहेगा जब तक कि मतलब पूरा लिक्विड खत्म ना हो जाए। जब तक पूरा लिक्विड खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से 1 हो जाएगा, तब जाके ये नीचे आएगा। और ये यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें 0 कैसे हुआ, कितने फेजेस हैं, और कंपोनेंट्स तो ऑलमोस्ट हमेशा 2 ही होंगे, तो फेजेस क्या क्या है यूटेक्टिक पॉइंट पे। तो फेजेस कितने होंगे, नंबर 3 होंगे, क्योंकि डाइऑक्साइड भी है, ये डाइऑक्साइड है एक फेज, एनोथाइट एक फेज, और ये लिक्विड एक फेज, तो इसमें 3 फेजेस होंगे। तो ये सब भी आपको मेंशन करना है, इधर 3 फेजेस होंगे। तो ये P1 पॉइंट के लिए किए। तो सिमिलरली आपका जो P2 पॉइंट दिया हुआ है, डाइऑक्साइड 30, एनोथाइट 70, तो उसको भी सिमिलरली ऐसा ही P2 पॉइंट लेके करना है। उसके बाद एक दिया है कि उसका जो क्या है कि डिड्यूस द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, तो इसको अच्छे से लिखना है कि यूटेक्टिक पॉइंट पे फेजेस कितने हैं, कंपोनेंट कितने हैं, तो ये सब लिख के लिखना है। और बाकी पॉइंट्स पे भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से कैसे सिस्टम इवॉल्व कर रहा है वो भी मेंशन करना है। गिव द सिस्टम्स पेट्रोजेनेटिक सिग्निफिकेंस, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी पेट्रोजेनेटिक सिग्निफिकेंस क्या देंगे आप, तो पेट्रोजेनेटिक सिग्निफिकेंस ये है कि इससे होता क्या है। तो इससे जो आपको याद है, जो टेक्सचर है ओफिटिक और सब नेसोफिटिक, वो टेक्सचर जो होता है, अगर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो डाइऑक्साइड क्या करेगा कि जो अनोथाइड क्रिस्टल्स को एम्बेब्ड कर देगा अपने अंदर। मतलब डाइऑक्साइड क्रिस्टल्स होंगे, अभी छोटे छोटे अनोथाइड क्रिस्टल उसमें होंगे। तो ये वाला टेक्सचर आपका ओपीटी। उसके बाद आपको नेसो ओपीटी क्या होगा, सब ओपीटी कौन सा टेक्सचर होगा। तो ये आपको ये दोनों ओपीटी टेक्सचर के बेसिस पे लिखना है। तो आप जान पाएंगे, अगर मान लीजिए इधर पॉइंट आ रहा है तो आपको कौन सा टेक्सचर फॉर्म करेगा वो सिस्टम, आपको वो पता चल पाएगा। इधर अगर लाई कर रहा है पॉइंट तो कौन सा टेक्सचर दिखाएगा, मतलब पेट्रोजेनेटिकली कौन सा टेक्सचर दिखाएगा वो आप जान सकते हैं। तो ये आपको मेंशन करना है, ये आप कर सकते हैं। तो हो गया ना। तो वही है, उसको उस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको। मतलब सिंपल में ये 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन इधर तक है, पॉइंट P1 और P2 दिखाना। दूसरा वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम यूटेक्टिक पॉइंट पे, और तीसरा वाला है सिस्टम पेट्रोजेनेटिक सिग्निफिकेंस, जो कि ओफिटिक, सोवोफिटिक, नेसोफिटिक टेक्सचर के बेसिस पे आप बताएंगे। ये हो गया बाइनरी टर्नरी सिस्टम। और टर्नरी सिस्टम्स जो होते हैं, ये अल्काली फील्ड्स पर लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन वाला ये सिस्टम हो गया, जो कि ये इतना ज्यादा क्वेश्चन में आता नहीं है, लेकिन फिर भी देख के जाइएगा। और उसके बाद अगर आपका होता है टर्नरी सिस्टम्स होते हैं, जो कि तो इसमें शायद नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो टर्नरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि ये ट्रायंगल में दिखाए जाते हैं। तो उसमें आपका ये एक्चुअली वो टर्नरी वाला सिस्टम है, हाँ ये वाला प्रॉपर टर्नरी सिस्टम। तो फॉस्फेराइड, डाइऑक्साइड और पीरोटाइप पीवाई कह दीजिए, हाँ। तो टर्नरी सिस्टम होता है, और टर्नरी में टर्नरी यूटेक्टिव पॉइंट इधर होता है। और इसमें जो भी कॉम्पोजिशन होगा, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए बल्क कंपोजिशन आपका इधर लाई कर रहा है, ये वाला है। तो आपको क्या करना है कि कौन से फील्ड में लाई कर रहा है, ये जो आपका ब्लू में दिख रहा है ये फोस्टराइट का फील्ड है, तो इसमें फोस्टराइट में लाई कर रहा है। तो फोस्टराइट के एंड मेंबर से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ये बल्क कंपोजिशन तो होते होते उस वो फिर। और ये लाइंस जो होते हैं इसको कोटेक्टिक कर्व्स बोला जाता है, टर्नरी कोटेक्टिक कर्व्स। तो जिसमें इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वाले सेगमेंट पे क्या होगा कि फोस्टेराइड क्रिस्टलाइज होता होता आएगा। उसके बाद जब ये इधर इंटरसेक्ट करेगा तो फोस्टेराइड प्लस डाइऑक्साइड इन दोनों एक साथ ही करना स्टार्ट होगा, क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा इस वाले पॉइंट पे। और फिर इसको ये इस तरफ इवोल्यूशन होगा इसका। तो ये वाले सेगमेंट पे दोनों डाइऑक्साइड और फोस्टेराइड होगा।
आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मेंशन करते जाना है। इस ये वाले पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, उसके बाद ये इधर इंटरसेक्ट क्या है, क्यू पे क्या होगा, और ये कर्व पे क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस पे क्या होगा, ये सी जो होगा वो 3 हो जाएगा। बाइनरी में C2 था, ये 3 हो जाएगा। तो इसको करना है। अभी यूटेक्टिक पॉइंट पे जब पहुंचेगा इस पॉइंट पे, इधर क्या होगा कि इधर क्लाइनोपायरोक्सिन, ओलिविन और गार्नेट तीनों एक साथ क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेंगे। ये जो यूआई है ये पायरोप गार्नेट को दिखाता। तो ये वाला सिस्टम आपको नहीं चाहिए। आपको कौन सा सिस्टम याद रखना है जो सिलेबस में मेंशन है, जो कि है, और जो सिलेबस में मेंशन होता है वही सिस्टम यहाँ आता है। डाइऑक्साइड फॉस्फोराइड सिलिका, ये वाला सिस्टम, ये वाला डाइऑक्साइड फॉस्फोराइड अनोथाइड नेफिलिन कैल्सिलेट सिलिका, ये 3 सिस्टम का डायग्राम आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है सारे सिस्टम का ऑलमोस्ट, लेकिन ये तीनों डायग्राम याद रखने हैं आपको। तो ये आप कर सकते हैं। बाइनरी और टर्नरी सिस्टम, और बाइनरी सिस्टम तो बहुत इजी होता है, टर्नरी थोड़ा रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, लेकिन कर लेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने को आराम से आ जाएगा। उसके बाद ये ग्रानाइट्स, बासाल्ट, ओफियोलाइट्स, कोमाटाइट के बारे में ये सब पेट्रोग्राफिक नोट्स लिखना होता है उनका, जो कि इम्पोर्टेंट पेट्रोग्राफिकल ओरिजिन क्या है वो लिखना होता है। और ये सब चीजें बहुत अच्छे से ये अर्थ मेटल बुक में मेंशन्ड है, वो सारे रॉक्स के बारे में, अनोर्थोसाइट हो गया, कार्बोनेटेड, किम्बोलाइट, लैम्प्रोराइट, ये सब इसमें बुक में मेंशन है। और इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको थोड़ा बहुत पता करना चाहिए, लेकिन ग्रानाइट का जो है तो इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। बासाल्ट का तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, डेक्कन बासाल्ट बोल सकते हैं, या फिर जो ट्राप्स वगैरह है। ये ओफियोलाइट का इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, जो कि हिमालयस में होता है एक ओफियोलाइट का। और आपका इस तरफ जो होता है कि इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं, जिधर मतलब वो जो असम वगैरह जो है, असम नागालैंड, उसमें ओपियोलाइट्स दिखते हैं, क्योंकि उधर भी जो कोलिजन है ना, हिमालय का प्लेट अंडर जा रहा है नीचे, सुमात्रा और वो सब ट्रेंच, सॉरी सुमात्रा ट्रेंच मतलब उधर ही जा रहे हैं। तो वो ओपियोलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अनॉर्थोसाइट के बारे में पता है, अनॉर्थोसाइट में कॉम्पोजिशन क्या है, ये कैसे बन सकता है। अनॉर्थोसाइट इनिशियल स्टेज में बनता है, और जो माग्मा चैम्बर होता है इसमें जब क्रिस्टल सेटलिंग होता है, नीचे ड्यूनाइट वो बनाएगा, ओलिविन वगैरह सेटल हो जाएंगे, और ऊपर जो होगा ये जो अनोथाइट मिनरल्स होंगे, जो लैब्राडोराइट वगैरह होंगे, ये इधर ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इधर ऊपर आपका ये अनॉर्थोसाइट बनाएगा। और अनॉर्थोसाइट का इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन एक है कि सीतामपुर अनॉर्थोसाइट कॉम्प्लेक्स, उधर आपका वो इकोनॉमी जियोलॉजी में भी वो इम्पोर्टेंट है, जो आपको उधर से शायद आई गेस सीतामपुर अनॉर्थोसाइट कॉम्प्लेक्स से आरी वगैरह मिलता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे एक इम्पोर्टेंट रॉक है कोमाटियाइट्स, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी आ जाता है बहुत बार। स्लाइड नंबर 125। तो आपको कोमाटाइट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें। ये देखिए, ये है एक्चुअली वो कोमाटाइट रॉक का पिक्चर है, किधर दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इलोंगेटेड मतलब आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको शायद लिनिएशन की तरह दिखे होंगे, मतलब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स में जैसे होता है, लेकिन एक्चुअली ये लिनिएशन नहीं है, ये क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बना है। जो कि ओलिविन होता है, जब उसका रैपिड क्वेंचिंग हो जाता है तो वो क्या होता है कि ऐसा ओलिविन माग्मा रैपिड इरप्शन हो गया, तो ओलिविन क्या होता है, एक डायरेक्शन में ग्रोथ उसका ज्यादा हो जाता है, इन 2 डायरेक्शन में। और ये 2 डायरेक्शन में क्या होता है कि ग्रोथ कम हो जाता है। अभी आपका नॉर्मल ओलिविन अगर स्लो कूलिंग की वजह से बनता है तो नॉर्मल ओलिविन कुछ ऐसा दिखता है, जो कि मतलब गैब्रो रॉक में दिखता है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, मतलब परफेक्ट शेप में, यूहेड्रल शेप में। लेकिन अभी जो रैपिड क्वेंचिंग की वजह से ये ऐसा इलोंगेट हो जाता है, या फिर इसको स्केलेटल टेक्सचर बोलते हैं। जैसे स्केलेटल टेक्सचर ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा रैपिड क्वेंचिंग की वजह से ऐसा स्केलेटल जैसा दिखता है। तो ये है, तो ये होते हैं कोमाटाइट्स। और इसका जो टेक्सचर होता है इसको स्पिनिफेक्स टेक्सचर बोला जाता है। ये देखिए, ये स्पिनिफेक्स टेक्सचर,
जो कि इसका नाम कहाँ से आया, ये स्पिनिफिक्स ग्रास है, ऑस्ट्रेलिया में दिखता है। स्पिनिफिक ग्रास, ये देखिए ये एक ग्रास है, मतलब जो घास है। तो ये जो इसका टेक्सचर भी इसके तरह ही कुछ रिजेंबल कर रहा है, तो इसको इसलिए स्पिनिफिक टेक्सचर बोला जाता है। और वो कोमाटाइट्स मतलब जो टाइप लोकेलिटी है वो कोमती रिवर बारबर्टन ग्रीनस्टोन बेल्ट, साउथ अफ्रीका का, सॉरी साउथ अफ्रीका का जो बारबर्टन ग्रीनस्टोन बेल्ट है उधर होता है कोमाटाइट्स का, जो मतलब टाइप लोकेलिटी जिधर से मतलब वो पहले स्टडी किया गया था। और इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका दिखाएगा, धरवार में दिखाता है ये, धरवार का जो ग्रीनस्टोन बेल्ट है उसमें दिखता है ये कोमाटाइट रॉक्स हमको मिलता है इंडिया में, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। और कोमाटाइट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एमजीओ का परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 12 होता है, सॉरी हाँ एमजीओ का परसेंटेज ग्रेटर देन 12 तो होता है, सॉरी अल्ट्रामाफिक होगा, ये एमजीओ का परसेंट 18 से ज्यादा 18% से ज्यादा होता है कोमाटाइट्स में। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये मेंशन करना है। एमजीओ का परसेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई 18 से ज्यादा होता है 33% तक। और आपको एक चीज और भी मेंशन कर सकते हैं कि कोमाटाइट रॉक्स जो है मेनली मतलब आर्कियन टाइम का होता है, आर्कियन या फिर प्रोटेरोजोइक टाइम का होता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आर्कियन और प्रोटेरोजोइक टाइम में जो मतलब अपना अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था। मतलब पहले तो अर्थ क्या था, एक मतलब ऐसा लिक्विड ब्लॉब था, मतलब पूरा मेल्ट ही था। उसके बाद डिफरेंशिएशन होके क्रस्ट, मेंटल और कोर बनाया। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था उसकी वजह से मतलब एमजीओ को आपको अगर किसी मेंटल से मेल्ट करना है, एमजीओ एमजीओ क्या होता है कि कंपैटिबल होता है। तो हाँ एमजीओ जो होता है कि मतलब वो रॉक में रहना चाहता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए वो रिफ्रैक्टरी नेचर होता है एमजीओ। रिफ्रैक्टरी नेचर होता है मतलब उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। और उतना टेम्परेचर अब हमारे अर्थ में आर्कियन टाइम पे ये था, आर्कियन और प्रोटोजोई मतलब उस टाइम पे। तो तब ये कोमाटाइट फॉर्म हो गए। अभी अभी तक क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अर्थ का कूलिंग होता जा रहा है, जिसको बोला जाता है हाँ, मतलब प्राइमोडियल हीट लॉस। प्राइमोडियल हीट जो होता है, मतलब प्राइमोडियल हीट जो अर्थ का हीट का सोर्स क्या है होता है, ये प्राइमोडियल हीट होता है या फिर रेडियो एक्टिव हीट होता है। तो अभी जो प्राइमोडियल हीट लॉस जो होता है, मतलब धीरे धीरे हीट लॉस हो रहा है, तो उसको उसके वजह से अभी जो 18 एमजीओ का किसी रॉक में 18% से ज्यादा होना मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि एमजीओ को मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। 18% तक आपको रीच करने के लिए ऑलमोस्ट 2000 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा। और अभी जो मोना लोआ में जो है, हवाई में जो इरेप्शन होता है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1200 से 1300 डिग्री तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अभी आप इसलिए कोमाटाइट को जनरेट नहीं कर रहा है, प्रेजेंट डे में कोई कोमाटाइट मतलब मिला नहीं है, मतलब कोई जन अभी फॉर्म नहीं हो रहा है। ये आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। हाँ, और ये जो प्राइमोडियल हीट लॉस होता है इसको बोला जाता है सेकुलर कूलिंग, सेकुलर कूलिंग ऑफ अर्थ ये बोला जाता है। तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं उधर, कोमाटाइट अगर आएगा तो ये सब मेंशन करोगे तो उस एग्जामिनर को थोड़ा मतलब अच्छा इंप्रेशन आएगा, तो वो आप कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया इतना। और आप किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, मतलब कोई चीज हो, या फिर हम एक क्वेश्चन वगैरह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इग्नियस का। ये 2024 का आया था क्वेश्चन, सॉरेट इफेक्ट करके। हाँ, तो सॉरेट इफेक्ट क्या बोलता है कि जो थर्मल डिफ्यूजन की वजह से ग्रेडियंट फॉर्म होता है, उसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट से, और वो केमिकल सेपरेशन होता है, वो डिफरेंशिएशन को करता है, मैग्मा का डिफरेंशिएशन। तो ये था सॉरेट इफेक्ट। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए सॉरेट इफेक्ट। रापा की भी टेक्सचर तो ये आपको पता ही होगा। जियोथर्मल ग्रेडियंट, ये मेटामॉर्फिक का क्वेश्चन है जो कि जियोथर्मल ग्रेडियंट के बारे में। और हाँ, तो ये वाला एक क्वेश्चन है, what are the major components which influence the flow of magma, how does compositional variety develop in primary magma। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है
व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट व्हिच इन्फ्लुएंस फ्लो ऑफ माग्मा। तो फ्लो ऑफ माग्मा को क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करेगा, तो उसका पहला आप लिखिएगा उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा मतलब उसको करेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा कि ज्यादा विस्कोसिटी भी कम होगा, विस्कोसिटी कम होगा तो फ्लो क्या होगा, एफ फॉर फ्लो, फ्लो ज्यादा होगा, टेम्परेचर के हो गया। उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन लिखिए, कॉम्पोजिशन अगर माफिक हुआ तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा कि कम होगा और फ्लो ज्यादा होगा। अगर कॉम्पोजिशन आपका सिलिसिक हुआ, सिलिसिक कॉम्पोजिशन, तो विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, फ्लो कम होगा। और कोई बता सकता है कि मतलब सिलिका ज्यादा होने से विस्कोसिटी क्यों ज्यादा हो जाता है, कोई बताना चाहेगा, कोई बताइए, कोई एग्जाम। इंटरलॉकिंग हाँ इंटरलॉकिंग बढ़ बोलिए। जाएगा सर। हाँ इंटरलॉकिंग ठीक है, वो इंटरलॉकिंग सही है, लेकिन इंटरलॉकिंग वर्ड यूज करने से आप मतलब एक बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो होता है, अगर सिलिका ज्यादा होगा मतलब क्या करेगा वो, आप ये तो याद है ना सिलिकेट स्ट्रक्चर, जो ऑर्थोसिलिकेट से आपका टेक्टोसिलिकेट तक जाता है, टेक्टोसिलिकेट जो कि एक क्वार्ज है, तो टेक्टोसिलिकेट तक जब जाता है तो क्या होता है कि इसमें चार चार शेयरिंग होते हैं ऑक्सीजन का, तो वो पॉलीमराइजेशन बढ़ जाता है। पॉलीमराइजेशन मतलब कितना बॉन्ड्स है, तो सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा तो पॉलीमराइजेशन बढ़ा देगा, पॉलीमराइजेशन बढ़ाएगा तो क्या करेगा कि वो विस्कोसिटी को भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा। तो आपका हो गया टेम्परेचर, एक फैक्टर हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया। अभी आप तीसरा फैक्टर लिखेंगे वोलाटाइल कंटेंट, वी फॉर वोलाटाइल लिख रहा हूँ, वोलाटाइल कंटेंट। अगर वोलाटाइल्स ज्यादा होंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, घट जाएगा, और आपका फ्लो जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इन चीजों में आप एक एक सबका एग्जांपल देंगे। वोलाटाइल, ज्यादा वोलाटाइल किस में होता है, बसाल्टिक में, बसाल्टिक इरोप्शन में ज्यादा वोलाटाइल्स होते हैं, इसका एग्जांपल दे दिए। अभी आपका कॉम्पोजिशन जो सिलिका सिलिका कॉम्पोजिशन होगा, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आपका ग्रानिटिक, जब माग्मा, ग्रानिटिक माग्मा होता है वो उसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो उसका मतलब वो जो अंडर मतलब सरफेस में जो वो इम्प्लेस होगा वो धीरे धीरे उसको फ्लो होगा, धीरे धीरे मूव करेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर आप मेंशन कर सकते हैं कि जो इन जनरल माफिक माग्मास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। वोलाटाइल कंटेंट, तो कोई बताएगा वोलाटाइल कंटेंट बढ़ने से विस्कोसिटी क्यों कम हो जाता है। वो एसआईओ बॉन्ड ब्रेक कर देता है। बस जो एस आई और ओ के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको वो वोलाटाइल ब्रेक कर देता है। अभी ब्रेक करने से क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन घट जाएगा, इसलिए वो विस्कोसिटी घटा देगा और फ्लो नेचर को बढ़ा देगा। ऐसा आपको, मतलब ये तो मैं बता दे रहा हूँ, इससे आपको पॉइंट्स में लिखना है। आपको ये वोलाटाइल की वजह से दो, मतलब वोलाटाइल होने से क्या होगा, विस्कोसिटी क्या होगा, ये एक पॉइंट हो गया, और उसका कॉजेस क्या है, ये एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया, ये लिख सकते हैं। ऐसा करके आपको पॉइंट्स वाइज आंसर लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया, हाउ डज कॉम्पोजिशनल वेरिएस डेवलप इन प्राइमरी माग्मा। प्राइमरी माग्मा में, जो प्राइमरी माग्मा कौन सा होता है, जो कि मेंटल से, मतलब मेंटल से जनरेट हुआ होता है रिसेंटली, जिसका कुछ डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं होता है, तो कॉम्पोजिशनल वेरिएशन कैसे डेवलप करता है, आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या था, कॉम्पोजिशनल वेरिएशन डेवलप होना। तो इसमें आप डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन का सारा लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन जो है कि आपका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन लिख सकते हैं, अभी आपको जो सब दिखा है, जो फ्लो एग्रीगेशन, फिल्टर प्रेसिंग, ग्रेविटी सेटलिंग वगैरह, ये सब आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन की वजह से। और आप प्राइमरी मैग्मा का जो कॉम्पोजिशन कैसे वेरी करेगा, तो आप इसमें मिक्सिंग भी लिख सकते हैं। अगर कोई प्राइमरी मैग्मा चैम्बर इधर है, मैग्मा फॉर्म हो रहा है इधर, भी दूसरे मैग्मा चैम्बर से ऐसा हुआ है कि इधर आ गया दूसरा मैग्मा कॉम्पोजिशन, तो इसमें भी क्या हुआ, कॉम्पोजिशन चेंज करेगा, तो ये हुआ गया आपका मिक्सिंग का हो गया एग्जाम्पल। अभी ये मैग्मा, प्राइमरी मैग्मा चैम्बर फॉर्म हुआ है, अब ये जो कंट्री रॉक है ये मेल्ट होके इधर गिर रहे हैं,
ये भी एक मिक्सिंग का ही एग्जाम्पल है। तो इसके वजह से भी आपका जो ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन जो था ये वाला, ये चेंज हो सकता। तो ये सब आपको मेंशन करने हैं। हो गया, क्योंकि ये 15 मार्क्स क्वेश्चन है ना, तो इसमें 3 पेजेस का आपको स्पेस मिलेगा। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मतलब सब चीज के बारे में पूरा डिटेल्स में नहीं लिखना है, लेकिन सब चीजों को थोड़ा बहुत लिखते जाना है। और उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जो आप फिल्टर ग्रेविटी सेटलिंग वाला डायग्राम बना रहे हैं या फिर फिल्टर प्रेसिंग वाला, वो डायग्राम सब विजिबल होना चाहिए अच्छे से। तो ऐसा आप बना सकते हैं डायग्राम। और ये वाले डायग्राम, मिक्सिंग का डायग्राम भी ऐसा आप बना सकते हैं। मतलब बस दिखना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर मेंशन क्या करना चाह रहे हैं। और डायग्राम पूरा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा अच्छे से हो, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब आप कर सकते हैं। राइट, ये देखिए ये क्वेश्चन आया था 2024, राइट आउट प्रिंसिपल्स ऑफ आईयूजीएसी क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो इसमें आपको मैंने जो पहले जब सब जो बताया, नॉर्म कैलकुलेशन क्या होता है, मोड कैलकुलेशन क्या होता है, ये सब लिखना है आपको। बस ये डायग्राम बना के इसको नहीं लिखना है, ये नॉर्म कैलकुलेशन मोड कैलकुलेशन को भी मेंशन करना है। मोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये थिन मतलब ये इसका एरिया स्टडी करके वॉल्यूम निकाला जाता है, उसके बाद परसेंटेज निकाला जाता है, ये आपको मेंशन करना है। नॉर्म कैलकुलेशन जो होता है मेजर ऑक्साइड से किया जाता है, ये आपको मेंशन करना है। तो ऐसा करके फिर ये प्लॉट्स, ये डायग्राम वगैरह भी आपको इधर ही मेंशन करने हैं। तब जाके ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन, आप 3 पेजेस होता है 15 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो वो 3 पेज से आपको मतलब सही मार्क चाहिए तो 2.5 पेजेस तो फिल करने ही होंगे डायग्राम के सही। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि हाउ फैब्रिक्स यूज टू डिसाइफर द जेनेसिस ऑफ इग्नियस रॉक। जो मैं बताइए, फैब्रिक्स मतलब आपका क्या है कि टेक्सचर है। टेक्सचर का डेफिनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फैब्रिक्स। तो ये देखिए डायरेक्ट टेक्सचर नहीं लिखा, मेंशन किया इधर, आपको फैब्रिक्स दिया गया है। तो आपको ये टेक्सचर मतलब क्या होता है वो डेफिनेशन पता होना चाहिए। फैब्रिक्स का अरेंजमेंट को टेक्सचर बोला जाता है। तो टेक्सचर यूज करके हम कैसे इग्नियस रॉक का ओरिजिन पता कर सकते हैं। और हाउ द वेरिएशन ऑफ टेक्सचर, डिस्कस द वेरियस टेक्सचर विद सुटेबल डायग्राम, ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। हुआ, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। डिफरेंट वेरियस टेक्सचर जो होता है, फेनेटिक टेक्सचर है, फेनेटिक टेक्सचर, इक्वी ग्रैनुलर टेक्सचर, इन इक्वी ग्रैनुलर टेक्सचर, शेप के बेसिस पे टेक्सचर जो होता है, अनहेड्रल, यूहेड्रल, सबहेड्रल, वो सब तो पता ही होगा आपको, वो सब लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब पोटाश रिच बेसिक वोल्केनिक रॉक्स, हाउ आर दे फ्रॉम स्पिलाइट क्राटोफायर रॉक्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब पोटासिक बेसिक रॉक, अगर आपको आता है तो करिए। मैं, हाँ, तो इसमें से मैं एक चीज बताता हूँ कि आपको कैसे मतलब ये कौन सा आपको चूज करना चाहिए इन दोनों क्वेश्चंस में से। तो इसमें दिया हुआ है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस फ्लो ऑफ magma, ये तो आपको इजीली कर देंगे, टेम्परेचर ये कर देंगे। उसके बाद आईयूजीएस आप इजीली भी कर सकते हैं। और इसमें ये क्वेश्चन ए आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा वेग है। वेग इन द सेंस कि इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना होता है, इन जनरल ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ये थोड़ा वेग है। उसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम, हाउ द क्रोमाइट लेयर डेवलप इन बुश। तो ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था इकोनॉमिक जियोलॉजी से रिलेटेड जो चीज है, ये देखिए ये आ गया है, बुशवेल कॉम्प्लेक्स में क्रोमाइट लेयर कैसे डेवलप किया मतलब करता है विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम। जो कि ये एक होता है इरविन मॉडल, ये इकोनॉमिक जियोलॉजी का है, इरविन मॉडल होता है। तो ये वाला क्वेश्चन इधर भी डाल दिया देखिए। तो ये अगर आपको आता है तो ठीक है करिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाले 2 क्वेश्चन को चूज करिएगा, क्योंकि इन दोनों में से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप ज्यादातर कर पाएंगे। और इसमें थोड़ा वेगनेस है, और ये तो इकोनॉमिक जियोलॉजी का इधर डाल दिया है। तो जो इकोनॉमिक जियोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप
क्वेश्चन नंबर 6 को चूज करिए। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप 7A का ए वाला क्वेश्चन देख लिए तो लगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है, मैं ये कर लूंगा, लेकिन फिर ये दोनों क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो उससे अच्छा 6 का ही कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो इरविन मॉडल दिया हुआ है इसको आप एक बार देख लीजिए, जो बुशवेल कॉम्प्लेक्स में कैसे क्रोमैटिक लेयर्स डेवलप है, इरविन मॉडल। जो कि ऐसा कुछ होता है वो इरविन मॉडल। ये टर्नरी फेज डायग्राम में जो होता है SiO2 होता है एक एंड में, दूसरे में ओलिविन, उसमें क्रोमाइट होता है जो कि, और ये जब बॉल कंपोजिशन इधर से मूव करता है, ये कोटेक्टिक कर्व है, हाँ, ये कोटेक्टिक कर्व। तो इधर से जब बॉल कंपोजिशन मूव करता है तो उसमें कुछ अगर कॉन्टेमिनेशन हो गया तो वो जो बॉल कंपोजिशन क्रोमाइट के फील्ड में शिफ्ट कर जाता है, उसके बाद क्रोमाइट का क्रिस्टलाइजेशन होना चालू होता है, प्योर क्रोमाइट का। तो ये ऐसा कुछ होता है, मतलब जो आपका इरविन मॉडल, ये मैग्मा मिक्सिंग की वजह से होता है। और एक है मैग्मा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अगर सिलिका ज्यादा मिल गया तो वो भी क्रोमाइट फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा, जो बॉल कंपोजिशन। अभी बॉल कंपोजिशन जिस फील्ड में शिफ्ट हो जाता है उसी प्योर एंड मेंबर को वो क्रिस्टलाइज करता है टर्नरी डायग्राम में। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे उधर, शायद ये वाले लिखने पड़ेंगे, ऐसे मेंशन करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। रखते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है आज जितना बताया तो